नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरबाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि लगातार आप देखिए उमर अब्दुल्ला पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली उमर अब्दुल्ला पहुंच चुके हैं। राज्य के दर्जे पर यहां पर प्रस्ताव जो है वो पेश कर सकते हैं और विधानसभा सत्र से पहले ये बड़ी हलचल बताई जा रही है। 4 नवंबर को विधानसभा सत्र शुरू होगा, लेकिन उससे पहले उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं और वहां पर अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर सकते हैं और राज्य के दर्जे को लेकर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर यहां पर प्रस्ताव पेश होता है तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह की जम्मू कश्मीर के जो समीकरण है उसमें किस तरह का बदलाव होगा, क्योंकि 4 नवंबर को यहां सत्र की शुरुआत है जिसके अंदर कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, वो तो बाद में आपको बताएंगे। लेकिन उस बीच में इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां पर आप देखिए उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है, लेकिन उससे पहले यहां पर यह भी बताया जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलना भी है और मिल सकते हैं, और अगर मिलते हैं तो प्रस्ताव की यहां पर पेशकश जो है वो हो सकती है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ी बात जरूर कही गई थी कि जब उचित समय आएगा तो राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दे दिया जाएगा। लेकिन अब क्या इस पर मुहर लगेगी या नहीं? चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से सुखविंदर सिंह ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ ही सरबजीत सिंह हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र जी जल्दी से आप ही के पास आऊंगी। बताइए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की मीटिंग को लेकर बात उठ रही है, पेशकश की जो बात हो रही है, राज्य के दर्जे पर लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस फोकस किए हुए है और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात भी हो सकती है। सुखविंदर जी, मेरे से पूछा मैडम जी। देखिए, हमने जो अपना मैनिफेस्टो जब जारी किया था तो हमने उस पे यही डिमांड जो रखी थी कि भाई हमारी जब सरकार जम्मू कश्मीर में बन जाएगी तो हमारा सबसे पहले जो प्रमुख मुद्दा है वो हमारा जम्मू कश्मीर को उसकी पहचान दिलाना है और स्टेटहुड देना है। और देखिए, सरकार बनने के बाद हमारी फर्स्ट असेंबली में हमने ये रेजोल्यूशन पास किया और उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम जो काम है हमारा वो चल रहा है। और आज हम उमर अब्दुल्ला जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने गृह मंत्री से लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलना है और जो हमारे वादे हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो पे हमने जो वादे किए हैं वो भी पूरे कर रहे हैं। वो जो हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा है, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को जिसकी जरूरत है, वो जम्मू कश्मीर को एक यूटी का जो टैग है वो हटाना है और इसको फिर एक बार इसको स्टेटहुड देना और स्टेट का दर्जा देकर और खुले हाथों से जो सरकार के काम है वो लोगों के काम है वो कर रहे हैं और जो हमने जो वादे किए हैं इलेक्शनों में वो कहीं ना कहीं पूरे कर रहे हैं। तो इसमें यानी कि पार्टी की तरफ से ही मुहर लग गई है कि उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं। होम मिनिस्टर से लेकर प्रधानमंत्री तक बैठक होगी और पेशकश होगी। सरबजीत जी जवाब दीजिए, पेशकश जब होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किस तरह से रिस्पॉन्स उस पर देखने को मिलेगा? आ रही हूं मैं वापस सुखविंदर जी आपके पास। सरबजीत जी, देखिए आशा जी, सबसे पहले तो अच्छी बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री नवनिर्वाचित हमारे उमर अब्दुल्ला साहब गए हैं दिल्ली में। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, इनका एजेंडा है, इनके मैनिफेस्टो में है कि स्टेटहुड जो है वो मिलनी चाहिए और सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब लोग इसमें मुत्फिक हैं कि स्टेटहुड मिलनी चाहिए। तो रही बात अब स्टेटहुड के साथ साथ इनके मैनिफेस्टो की बात है। नहीं, बीजेपी पार्टी तो कह रही है कि मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि अगर पेशकश होती है पीएम के सामने तो क्या लगता है कि मुहर लग सकती है? देखिए, मोहर लग सकती है, लेकिन आज की जो हालात हैं, आज की जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि स्टेटहुड से ज्यादा जरूरी और भी बहुत सारे मिसाइल हैं। ठीक है, स्टेटहुड मिलना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि उचित समय आने पर स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाए। इस बार जो मीटिंग होगी वो राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर प्रस्ताव पेश करना है या किन्हीं और मुद्दों को लेकर भी बातचीत होगी? देखिए, बीजेपी के नेता जो प्रवक्ता आए हैं ये खुल के बात नहीं कर रहे हैं। जहां तक जम्मू की बात है, जम्मू के पास इनके पास बहुत सारे अच्छे नंबर हैं, इनको भी रेजोल्यूशन पास करके देना चाहिए। अभी ये कह रहे हैं कि स्टेटहुड कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि स्टेटहुड
तो मैं कहीं ना कहीं इनको दिला दूं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर को सबसे पहले पहचान दिलानी है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर जो है वो दिल्ली के हाथों में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एक अगर पार्टी जो बहुमत से जीत कर आई है तो वो नेचुरली वो अपनी स्टेट का विकास करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमसे सबसे बड़ी बात यही है कि यूटी में रहने के हम इतनी जो काम है हमारे लोगों के, वो काम कहीं ना कहीं इस खुले आम से नहीं हो सुखविंदर सकते। जी, तो आपको कहीं ना लगता है कहीं कि सबसे पॉसिबिलिटी पहले है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में जो 55 सेक्शन को इम्पोज किया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो इतनी जल्दी हट जाएगा? देखिए मैम, हमें होप भी है। हमारे जो होम मिनिस्टर साहब जम्मू में कई रैलियों में उन्होंने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने कई रैलीज में कहा कि जब उचित समय आएगा। तो मुझे अब लगता है कि इलेक्शन बड़े पीसफुली हो गए। इससे ज्यादा उचित जो टाइम है, मुझे नहीं लगता कब वो 2 साल के बाद या 4 साल के बाद आए। अब जम्मू कश्मीर अपनी पहचान की सरबजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो राज्य का दर्जा ही है। सुखविंदर सिंह जी, मैं इनसे एक बात और भी ऐड करना चाहता हूं कि जैसे जो कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, बहुत ऐसे मुद्दे थे जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने पिछले 70 साल से लटकाए हुए थे। मैं इनको बताना चाहता हूं, यहाँ पर हमारे बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, उनको कोई हक हकूक नहीं थे। माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिए। यहाँ पर जो रिफ्यूजी थे 1971 के, 1965 के, 1947 के, सबको कोई हक हकूक नहीं थे। ये सब माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहूंगी इस वक्त बड़ी अपडेट एक और। ठीक है सरबजीत जी, रोकूंगी मैं आपको यहाँ पर। और बड़ा मुद्दा, जिस तरह से मुद्दों पर अब डिस्कशन हो रही है, तो बड़ी खबर एक और आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी अब बड़ी बात कही गई, लेकिन उस बीच में लगातार जब यूटी बनने के बाद पहली बार सत्र की शुरुआत होगी तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस तरह से बड़ी बातें कही गई कि जम्मू कश्मीर में 4 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष चुनाव का जो बात हुई है, जिसमें एलजी ने विधानसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो तिथि है वो तय कर दी है। श्रीनगर में पहला ये सत्र होगा और इसी साल पंचायत के चुनाव हो। ये बड़ा मुद्दा अब जम्मू कश्मीर के अंदर गर्मा गया है। ओबीसी रिपोर्ट के बाद तत्काल यहां पर पंचायत चुनाव जो है वो होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले बड़ा दावा जरूर पेश किया गया था कि सरकार जैसे ही बनेगी उसके बाद ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो सबमिट की जाएगी और उसके तुरंत बाद यहां पर पंचायत के जो चुनाव है वो शुरू कर दिए जाएंगे। क्योंकि लगातार आपने देखा जनवरी से ही चुनाव को लेकर बड़ी बातें जरूर कही जा रही थी, क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर 9 जनवरी 2024 को ही। तो पंचायतों का कार्यकाल जब खत्म हुआ है तो वीडियो के पास ये पूरी पावर्स चली गई हैं, लेकिन पंचायतों का विकास करने की बड़ी बात हो रही थी। इसी बीच में उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। इस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन डॉक्टर सुखविंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने पूरी खबर पर मुहर लगा दी है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो चलिए बाकी वाले जो गेस्ट हैं प्लीज उनको भी ले आइए, क्योंकि पंचायत कॉन्फ्रेंस के ही यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट है अनिल शर्मा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार डोगरा हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं ओबीसी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। तो अनिल जी, इसी बात को कंटिन्यू करते करते मैं आप ही के पास आऊंगी। पेशकश राज्य के दर्जे को लेकर, लेकिन बीजेपी पार्टी कह रही है कि मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अनिल जी, चलिए सुरेश जी अपनी बात रखिए, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही गई थी कि जैसे ही ओबीसी की रिपोर्ट सबमिट होती है उसके तुरंत बाद पंचायत के चुनाव होंगे। सरकार से एक उम्मीद है, जवाब दीजिए इस पर। मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा इस मुद्दे पे कि 4 सितंबर 2023 को एक नोटिस इशू किया गया इलेक्शन चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस से। उसमें SC ST और विमेन रिजर्वेशन की बात की थी पंचायत इलेक्शन और ULB इलेक्शंस के लिए। फिर हमने बीच में एक इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफिस में हमने एक प्रोटेस्ट किया और BR शर्मा साहब से मुलाकात की। उनको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 243D और 243E है, जो उसमें बताया गया है कि ओबीसी के लिए भी ULB इलेक्शंस और पंचायत इलेक्शन में जगह होनी चाहिए। जैसे डेडिकेशन कमीशन बनता है, डेडिकेशन कमीशन का मतलब ये है कि कितनी रिजर्वेशन है, कितनी पॉपुलेशन है और कितनी रिजर्वेशन देनी है। और उन्होंने जो इलेक्शन नोटिस निकाला गया था वो स्थगित कर दिया, वो हमारे कहने पे किया।
कुछ ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने बीच में इंटरवीन किया, हमने प्रोटेस्ट किया। और बी आर शर्मा साहब कहते हैं कि मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, लेकिन मैं ऊपर लेवल तक बात करूंगा। और मैं ठीक है। धन्यवादी हूँ उनका, जो हमारे कहने पर उन्होंने ऊपर लेवल तक बात की, पोले साहब से बात की। और पोले साहब तो चलो यहीं के हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में उन्होंने बात की और उसका रिजल्ट ये आया कि स्थगित किए गए इलेक्शन, और स्थगित करने के बाद अब ओबीसी पॉपुलेशन को कंसीडर किए हैं। जनाब जो एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन हैं, रिटायर्ड जस्टिस ठीक है। जनक कोतवाल साहब, और उन्होंने कहा है कि हमारी जो सर्वे है उनकी ये रिपोर्ट के सुखविंदर अनुसार जी, 30 उमर अब्दुल्ला जब जम्मू पॉपुलेशन उन्होंने वापस आते कंसीडर की है हैं जम्मू तो कश्मीर के ये लिए। कुछ मुद्दे देखने को। चलिए सुखविंदर जी, आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, वापसी जब उनकी होती है तो कई तरह के मुद्दे रहेंगे, क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है और सेशन के अंदर बहस होगी, मुद्दे कौन कौन से होंगे, डिस्कशंस होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात फ्री बिजली को लेकर, रोजगार को लेकर, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, जो आप लोगों की तरफ से मैनिफेस्टो के अंदर चीजें डाली गई थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि ओबीसी आरक्षण की जो रिपोर्ट है, जिस तरह सुरेश जी ने भी अपनी बात रखी, पंचायत की इलेक्शंस को लेकर भी बड़ा सवाल है। कई तरह के मुद्दे जो हैं वो अब रहेंगे। देखिए, उमर अब्दुल्ला जब ही जम्मू कश्मीर में वापस आएंगे तो और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें वो बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन से मुद्दे स्टेटहुड के अलावा भी जो उनका रेजोल्यूशन जो दिया है होम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो ये चीज क्लियर आपको 1-2 दिन में हो जाएगी। जहां तक बात है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आपने कहा कि पंचायत के इलेक्शन और ओबीसी को लेकर, तो देखिए अभी हमारा जो आने वाला है तो उसमें ये इन चीजों के ऊपर भी जो बातचीत की जाएगी, तो हर पार्टी से उनकी राय लेकर जो जम्मू कश्मीर में है पंचायत के इलेक्शन हो गए और भी बहुत सारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। उमर सरकार से उम्मीदें बढ़ गई है ना, अब क्यों बड़ी बड़ी बातें जो कही थी अब उस पर काम करने की बारी है। लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी सुखविंदर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रैटेजी के तौर पर उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, फुल फ्लेज अगर सरकार खुद से चलाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इसीलिए स्टेटहुड को लेकर पहले फोकस किया जा रहा है, कुछ ऐसा? देखिए, स्टेटहुड हमारा मैनिफेस्टो है, 370-35 से हमारे मैनिफेस्टो में, इस चीज के ऊपर तो हमने काम करना है, यही हमारा मेन, इसी के थ्रू हम जम्मू कश्मीर में सरकार पे आए हैं। तो ये चीज हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। जहां तक आपने कहा कि हमारी जो योजनाएं हैं जो हमने अपने मैनिफेस्टो में पूरी की हैं, लिखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको इन दिनों में हमारे बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे जो मंत्रालय है, वो आपको क्लियरली इन दिनों में एक जम्मू कश्मीर को बड़ी अच्छी खुशखबरी भी मिलने वाली है, एक गुड न्यूज भी है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। देखिए 2-3 दिन के बाद हम आपको फिर डिबेट में सरबजीत जी इस पर जवाब क्लियर कर देंगे। समय होने वाला है। सरबजीत जी पहले आप खुद इस पर जवाब दीजिए। हाँ अच्छा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ सुखविंदर जी से, मैनिफेस्टो पे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने कही थी, तो जम्मू कश्मीर की जनता सुनना चाहती है कि जैसे आप जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू के लोगों के मीटर तभी में गिराएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ऐसे ही कश्मीर में भी ऐसा होगा, 12 सिलेंडर भी फ्री देंगे। तो ऐसी बहुत सारी मैनिफेस्टो में जो बातें कही गई हैं, मैं समझता हूँ कि लोगों का उस तरफ भी रुझान है कि मैनिफेस्टो जो इन्होंने दिखाया था, और वैसे तो पाकिस्तान का भी नाम लिया था, वहां भी होगा। बड़ी अच्छी बात है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने अगले दिन बयान दे दिया कि पाकिस्तान से कोई बात ठीक है सरबजीत जी। तो मैं समझता हूँ कि जो स्थिति है वो इनको समझनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में अब मुद्दे ही यही बच गए, क्योंकि जो मैनिफेस्टो के अंदर लिखा गया था, लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आम जनता की भलाई के लिए जो मुद्दे हैं, अब वो बचे। अनिल जी बिल्कुल हम लोग तो वो देख रहे हैं कि ठीक है सरबजीत जी। अनिल जी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है। बोलिए जी, आप सवाल कीजिए। अनिल जी, चुनावों को लेकर ये सवाल चल रहा है कि अब सरकार के पास मुद्दे कौन से रहेंगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से एक मुद्दा उठाया गया जिसमें कहा गया कि पंचायत के चुनाव होने चाहिए और बड़ी उम्मीद है सरकार से, लेकिन उसके साथ साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर भी बात उठ गई कि ओबीसी की रिपोर्ट आती है तो उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर चुनाव होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ओबीसी का जो कमीशन बनाया गया, सबसे बड़ी, अनिल जी की आवाज को बढ़ा दीजिए, जो सबसे बड़ी जो खामी है उसमें कि ओबीसी का कमीशन तो बनाया गया,
लेकिन ओबीसी तबके का एक भी मेंबर 3 मेंबर में से उसमें नहीं लिया गया। एक चीज। दूसरी चीज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा है कि 50% से ज्यादा कोई भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता, पूरे हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। और जहां जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा एससी और एसटी की जो रिजर्वेशन है ऑलरेडी जो पंचायतों के अंदर, चाहे हम पंच सरपंच की बात करें, चाहे हम बीडीसी की बात करें, चाहे हम लोग बात करें डीडीसी की, तो मेरा कहना ये है कि अब एक चीज ये हो गई। दूसरा, ओबीसी का सेंसिस के मुताबिक जो कास्ट सेंसिस की बात की जा रही है, लोकसभा के अंदर भी डिमांड की जा रही है कि कास्ट सेंसिस किया जाए। अब ओबीसी की रिजर्वेशन आप देंगे तो किसके बुनियाद पे देंगे? मतलब कोई बुनियाद होनी चाहिए ना। सुरेश जी, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बुनियाद होनी चाहिए, किस बुनियाद पर देंगे? मेंबर ही कोई नहीं है। मैं तो पहले बात करूंगा बीजेपी गवर्नमेंट का, जब एप्लीकेशन 370 की हुई। आप मुझे बात करने दें, जहाँ तो मुझे मेरी बात सुनिए, जहाँ आपने सुनाई है मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आवाज आ रही है क्या कोई सुरेश जी? डबल 5 अगस्त 2019 को एप्लीकेशन जब 370 की हुई, उससे पहले 2014 की गवर्नमेंट की बात करूंगा, जब होम मिनिस्टर साहब जो आज के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, वो थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ओबीसी कास्ट बेसिस सेंसस जो है वो 100% करवाएगी और इसी गवर्नमेंट में करवाएगी। फिर उसके बाद 2019 की गवर्नमेंट बनती है और होम मिनिस्टर साहब आते हैं शाह साहब, और शाह साहब बिल्कुल मना कर देते हैं कि सेंसस नहीं होगी। और आज राहुल जी सीना ठोक के कह रहे हैं कि पहले सेंसस उसके बाद बात करिए। सेंसस रिपोर्ट, कास्ट बेसिस जो सेंसस है बहुत जरूरी है हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान का कहना है, पूरी इंडिया का कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उतना उसका हक। इस बात पे हम लोग अड़े हुए हैं कि ओबीसी या अदर कास्ट जो भी है, जब तक सेंसस नहीं होती तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा। सेंसस रिपोर्ट बहुत जरूरी है। कह रहे हैं जब तक सेंसस नहीं होता है तब तक मुद्दा हल नहीं डोगरा होगा। साहब शायद ठीक है सुरेश, कोई पीछे दिल्ली की बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, ऊपर चले गए हैं। हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ओबीसी मिला है और उसमें बहुत सारी जो दबे कुचले जाते थी उन सबको ओबीसी दिया गया है। और उन लोगों की बात है पंचायत में ओबीसी की रिजर्वेशन, वो लोग जो हैं वो जो इनको रिजर्वेशन मिलेगी पंचायत में, पंचस में, सरपंचस में, वीडीसी डीडीसी, वहां पर इलेक्शन लड़ी जाएगी। अब ये जो आप बात कर रहे हैं ये दिल्ली की बात है, ये वहां के आपके राहुल जी वहां शो डालते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर की इलेक्शन की बात है, वहाँ रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहाँ इस तरह हो रहा है। सरदार साहब मैं बता दूं कि डेडिकेशन कमीशन होती ही इसलिए है कि डेडिकेशन कमीशन का मतलब है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। डेडिकेशन कमीशन का कहना है कि 30% पॉपुलेशन वो बेबुनियादी है। हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 52% है। सेंसस होगी तो पता चलेगा। अगर ये कहते हैं 30% पॉपुलेशन है तो कोई बात नहीं, फिलहाल उसी बुनियाद पे करवा लीजिए इलेक्शन, हम लोग तैयार हैं। जवाब दीजिए सरबजीत जी। लेकिन जो हमारा ड्यू शेयर है और जिस वार्ड में ओबीसी की पॉपुलेशन है वो ओबीसी रिजर्व करवा दीजिए। मुद्दा पूरा दिल्ली ले गए हैं। अनिल जी, आशा जी मैं कानूनी तौर पे एक्ट की जानकारी ओबीसी के साथ जो अन्याय किया है। नहीं अनिल जी कुछ कह रहे हैं। पर जो भी यही तो रोना है। ठीक है सरबजीत जी, सुरेश जी ठीक है, हो गया। अनिल जी 70 साल में कांग्रेस कभी भी आशा जी नहीं, पूरे मुद्दे को भारत में ले गए हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं रखा है उन्होंने सुरेश जी ने। अनिल जी, सरबजीत जी प्लीज सुन लीजिए, समय हो गया है। हाँ अनिल जी बोलिए। आशा जी ऐसा है, अगर हम लोग हमारा पंचायती राज 1989 की बात करें, क्योंकि जो भी होगा वो एक्ट के मुताबिक होगा। और जिस ओबीसी की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी पंच सरपंच खड़ा होगा वो विभिन्न पंचायत का होगा। अगर वार्ड पंचायत का उस पंचायत में ओबीसी कोई होगा ही नहीं तो आप किसको खड़ा करेंगे वहां पे? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमारे एक्ट के अंदर ही ये क्लास है
या तो उसको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपको कि आप जो है ए पंचायत में अगर ओबीसी का कोई भी एक भी खानदान नहीं है, कुंबा नहीं है, तो आप बी पंचायत से उठा के वहां ला सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो एक्ट में है, एक्ट 1989 में जो है वो साफ क्लियर है कि दूसरी पंचायत से दूसरी पंचायत में कोई इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं सकता, ना पंच कर सकता है ना सरपंच कर सकता है। तो फिर ओबीसी की रिजर्वेशन जो है वो लागू कैसे हुई? पहला सवाल तो ये बन जाता है। हो सकता है कुछ लोगों ने एक्ट नहीं पढ़ा होगा, इसका इल्म ही नहीं होगा। सुखविंदर जी, मैं लास्ट में आपके पास आऊंगी क्योंकि सरकार इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है। लेकिन सुरेश जी कम शब्दों में इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जहां नुमाइंदा नहीं है वहां से ए को उठा के बी की जगह पर डालना है, तो अभी अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर का ऐसा कोना नहीं है, जम्मू कश्मीर का ऐसा मोहल्ला नहीं है, ऐसी ग्राम पंचायत नहीं है, ऐसा कोई एरिया नहीं है जिसमें ओबीसी नहीं है। 42 कास्ट अब बीजेपी ने सब चीजें इन्वॉल्व कर दी हैं। जो ओबीसी नहीं थे उनको भी इन्वॉल्व कर दिया है। हम किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है। और मेरा कहना है कि ओबीसी आपको हर जगह मिल जाएगी, शिनाख्त कीजिए, हर जगह मिल जाएगी। सुखविंदर जी, किसी पंचायत में नहीं है। पहले विधानसभा सत्र के अंदर सबसे गंभीर मुद्दा यही बनने वाला है। पहले तो आशा जी एक चीज नहीं अनिल जी, एक सेकंड। सुखविंदर जी, अब तो सरकार आपकी है। अब इस मुद्दे पर आपने देखना है कि किस तरह से कार्रवाई करनी है। देखिए मैम, जो भी इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात बन चुके हैं, इस वक्त जो हालात बनाए जा रहे हैं कुछ लोगों की ओर से, तो मैं कहीं ना कहीं ये क्लियर कर दूं कि आपको जल्द ही एक अच्छा फैसला इस चीज के ऊपर भी लिए जाने वाला है। तो इन चीजों के बीच भ्रमित होने की मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी जरूरत है। एक अच्छे फैसले लिए जाएंगे, हर किसी को उसका हक मिलेगा, चाहे वो ओबीसी हो, जो भी हो। पंचायत इलेक्शन में जहां तक बात है तो हर किसी को इसमें कहीं ना लेकिन अनिल जी तो कह रहे हैं कि कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, कैसे करेंगे? अनिल जी सवाल इसमें नो डाउट कि हमारी अनिल जी जवाब दीजिएगा। ऐसा है कि अगर आप पंचायती राज एक्ट 1989 को पढ़ेंगे कि कौन आदमी एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उसमें क्लियर है कि विद इन पंचायत का ही वोटर होना चाहिए जो पंच और सरपंच की इलेक्शन लड़ सकता है। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात उसमें ये भी है कि कितने % लोग होंगे तो पंचायत के अंदर रिजर्वेशन दी जाएगी। मान लीजिए एक पंचायत के अंदर 2000 आपके वोटर हैं, उसके अंदर अगर ओबीसी का हमारे कुंबे हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 या 3 कुंबे होंगे। अगर 60% उसमें आबादी आपकी नहीं होगी तो आप रिजर्वेशन कैसे करेंगे? 2 चीजें। तीसरी चीज है, आप कानूनी प्रक्रिया देखिए ना। देखिए ऐसे हवा में बातें करना और कानूनी तरीके से उसको जमीन पे उतारना, वो कह रहे हैं कि एलिजिबल होना पहले जरूरी है। अगर एलिजिबल ही नहीं होंगे तो कैसे कंटेस्ट करेंगे? ये इनका जो कहना है मैं मानता हूँ। जो एक्ट है वो एक्ट में जो ये कह रहे हैं ये भी मान लिया कि एक्ट में है। जब एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, नहीं मिलेंगे तो नहीं लड़ाएंगे। और मेरा कहना है कि ओबीसी आपको जो 7% आप कह रहे हैं, ओबीसी आपको वहां पे 17% मिलेगा। एक पंचायत में 17% मिलेगा। आप जो हंस रहे हैं, आपका हंसने का ये मतलब है कि हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। कह रहे हैं आपको, मैं जेल के हाई कोर्ट का वकील हूँ, ग्राउंड की सिचुएशन पता ही नहीं है। एक्ट को मैंने पढ़ा हुआ है, पंचायत एक्ट में पढ़ा हुआ है और जम्मू म्युनिसिपल एक्ट में भी पढ़ा हुआ है। क्या पॉजिटिव रिस्पांस आने वाले समय में ओबीसी समाज को मिलने वाला है? ठीक है सुरेश जी, अनिल जी ठीक है। एक लड़ाई गवर्नमेंट से और लड़ लेंगे जनाब। देखिए सुखविंदर जी, आशा जी, ये जो अनिल जी बात कह रहे हैं ना, हाँ, शायद इनको कितनी जानकारी है मुझे नहीं पता, जो कह रहा लेकिन ओबीसी हर पंचायत में बड़ी अच्छी खासी तादाद में है। सुखविंदर जी, जिन पंचायत पंच जो है, इस लड़ाई को किस तरह से खत्म करेंगे कि आने वाले समय में कोई यहाँ पॉजिटिव रिस्पांस ओबीसी समाज के लिए रहेगा? मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है अनिल जी, ठीक है। सुखविंदर जी आप उनको चलिए, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनिल जी आपका भी, सुरेश जी आपका भी, सरबजीत जी आपका भी और सुखविंदर जी आपका भी। तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंच गए हैं, पेशकश होगी, लेकिन किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी ये बड़ी बात है, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं
तो उस पर ये सारी बातें सामने रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज करने की बात हो रही है कि अगर ओबीसी की रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट होती है तो पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन पैनल में आपने देखा कि एक दूसरे के साथ जिस तरह से बात कही गई कि कहीं पर ओबीसी नहीं है या फिर है तो किस तरह का समीकरण बनेगा, ये अब यहां पर उमर अब्दुल्ला सरकार को देखना है कि कैसे काम करना है, क्योंकि उम्मीदें लोगों की अब सरकार के साथ हैं। आप देखते रहिएगा।